नमस्कार। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी यूपी टेट में आए हुए हैं, एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और साथ साथ में यूपी पुलिस को लेकर के जो आने वाली परीक्षाएं हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ज़रूर जो है आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको जो है कोई भी अलग से जो मैं जानकारी आपको दूं तो वो भी आपको पता लग जाए। तो एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और हमारी पहुंच को और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप ये चैनल को ज़रूर जो है शेयर करें वीडियोस को, ताकि हमारे चैनल में के द्वारा जो है लोगों और भी लोगों को जो है जानकारियाँ मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? काकरापार तमिलनाडु दे रखा है, नरौरा उत्तर प्रदेश दे रखा है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं भारत के, कि कहाँ कहाँ पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं। तीसरा जो है रावत भाटा दे रखा है राजस्थान, और चौथा कैरा महाराष्ट्र में। अब इसमें देखा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो काकरापार ये गुजरात में है, तमिलनाडु में नहीं है। कल्पक्कम और कुणालकुलम ये दो तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। तो काकरापार है ये गुजरात में है। उसके बाद नरौरा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के पास है, बुलंदशहर। उसके बाद रावत भाटा राजस्थान में है, कोटा के पास में है ये। कैगा ये कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में नहीं है ये। महाराष्ट्र में तारापुर है, जो कि पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा था 1969 में, तारापुर। तो इसमें आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे आएगा। तो पहला काकरापार नहीं, पहला और चौथा नहीं है उत्तर इसमें। ठीक है, तो इसमें लिखा है नहीं है, युग्म में सम्मिलित नहीं है। तो ये है पहला और चौथा, सी वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड लिखा या सल्फर के ऑक्साइड लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड लिखा हुआ है और कार्बन के ऑक्साइड लिखा हुआ है। इसमें हम लोग को पता है कि सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये जिम्मेदार होते हैं अम्ल वर्षा के लिए। और सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा कहाँ होती है? वो होती है नॉर्वे और स्वीडन में। तो सबसे पहले देखते हैं, SO2 हो गई या NO2 हो गई। मान लीजिए ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब पानी के साथ मिलते हैं, वाटर के साथ, इसको मान लीजिए वर्षा होती है, पानी के साथ मिलते हैं, तो यहाँ पर है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये दोनों बनते हैं जो कि अम्ल वर्षा के लिए कारक होते हैं। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि तो कार्बन के ऑक्साइड इसमें नहीं होते हैं, तो पहला और दूसरा उसमें सही हो जाएगा, ए। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो सूची जो है ये एक तरफ जनजाति दी हुई है और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो कौन सी जनजाति जो है कौन से राज्य में पाई जाती है? तो लेप्चा ये सिक्किम में पाई जाती है, से लेप्चा सिक्किम की जनजाति है। फिर संथाल है, ये झारखंड में ये जनजाति पाई जाती है। लुसाई है, ये त्रिपुरा में पाई जाती है। सांसी पंजाब में पाई जाती है। तो इसमें लेप्चा जो हो गया, पहले का तीसरा हो गया, दूसरे का चौथा हो गया, तीसरे का पहला हो गया, और सांसी जो है वो पंजाब में, डी का जो है वो दूसरा हो गया। तो आंसर हो जाएगा ए वाला। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं उनको भी आप जान लीजिए। टोडा जनजाति है, तो तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में टोडा जनजाति भी बहुत ही मानी जाती है। ये एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है टोडा जनजाति जो है वो कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। उसी तरह कुकी ये मणिपुर में है। मीणा ये राजस्थान में है। और
रियांग भी जो है वो त्रिपुरा में है। उसके बाद जैसे नागा पहाड़ियाँ हैं तो नागा में नागा जनजाति है नागालैंड में। और गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में है, तो ये जनजातियों का भी नाम है वहाँ पर। उसी तरह से गुज्जर जो हो गई वो जम्मू कश्मीर की है। और हिमाचल प्रदेश की जैसे पूछी जाती है तो वो गुज्जर भी हो सकती, गुज्जर भी है, और गद्दी भी जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। इसी प्रकार से खरवार जनजाति है, थारू जनजाति है, ये उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में भील पाई जाती है, और उसी तरह से आंध्र प्रदेश में जो है चेचू जनजाति पाई जाती है। तो बहुत ही अलग अलग जो भी राज्य हैं उनमें कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये आप लोग जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब इसमें जलोढ़ मिट्टी दे रखी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में होती है, ये सही है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। रेगड़ मिट्टी, इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी, ये काली मिट्टी बेसिकली महाराष्ट्र में पाई जाती है। और दक्कन भूमि जो है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात क्षेत्र, कुछ गुजरात का एरिया भी है, तो कर्नाटक का एरिया भी, ये यहाँ पर जो है ये काली मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी जो है इसमें बेसिकली इसको इटिया मिट्टी बोलते हैं, बेसिकली ब्रिक सॉइल बोलते हैं, कि इसका ब्रिक के जैसे का कलर होता है, तो ये पाई जाती है केरल में, केरला में ये पाई जाती है। और जो कोस्टल एरिया है, कह सकते हैं पश्चिमी घाट का जो एरिया है, तो वहाँ पे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। केरल बोल सकते हो और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बोल सकते हैं। तो ये पंजाब में नहीं पाई जाती है, पंजाब में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। उसके बाद लाल और पीली मिट्टी है, ये छत्तीसगढ़ में होती है, तो ये जो है ये भी सही है, लाल पीली मिट्टी जो है ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। रेगड़ मिट्टी भी सही है, केवल सी वाला जो है ऑप्शन हमारा गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। पूरे के पूरे अगर हम बात करें मिट्टियों के बारे में, तो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पूरे भारत में पाई जाती है, फिर लाल मिट्टी पाई जाती है, फिर काली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा, और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो किसका है, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हम लोग जाते हैं राजस्थान का है, तो राजस्थान राज्य जो है इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में, तो पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश जो है 2 हो जाएगा पहला, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र नंबर 2 पे, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे, फिर हो जाएगा चौथा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। तो इसमें ये चारों ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसको हम लिख देते हैं 2, 3, 4, 1 इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे नदियाँ दे रखी हैं और उनकी सहायक नदियाँ दे रखी हैं, तो नर्मदा नदी की तवा ये सहायक नदी है, ये सही है। यमुना नदी की सोन यहाँ पे दे रखी है। कावेरी की अमरावती नदी दे रखी है, ये भी सही है। और ब्रह्मपुत्र की मानस नदी दे रखी है, ये भी सही है। यमुना नदी जो है, ये यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो सोन नहीं है, सोन जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना की जो सहायक नदियां हैं चंबल है, और जैसे पार्वती नदी है वो भी आती है। मालवा से निकलने वाली, मालवा क्षेत्र जो है वो उस क्षेत्र से निकलने वाली ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो यमुना की सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल हो गई, और उसके बाद पार्वती हो गई, उसके बाद अगर हमारे कैन हो गई, बेतवा हो गई, ये सभी जो हैं ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर 4 जो हैं वो राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और साथ में राज्य दिए हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बिहार, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। इसमें कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश में है, सही है। सुल्तानपुर ये हरियाणा में है, ये भी सही है। राजाजी नेशनल पार्क जो है ये हरिद्वार में है, उत्तराखंड में, तो ये उत्तराखंड यहाँ पे बिहार दे रखा है, तो ये नहीं होगा, बल्कि उत्तराखंड यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो सी वाला जो है ये गलत है।
ये इसका आंसर हो जाएगा। बांदीपुर कर्नाटक में है, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे 4 झीलें दे रखी हैं और उनके राज्य दे रखे हैं। तो लोकटक झील हम लोग जानते हैं ये मणिपुर में है। इसी झील के अंदर जो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, और जो कि जो है कह सकते हैं कि तैरता हुआ जो है एक तरह से ये नेशनल पार्क है। ठीक है। दूसरा जो है पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती है, ये याद रखिएगा। और ये अगर बात आए तो तमिलनाडु में ये है। लोनार झील ये महाराष्ट्र में है, और चपनाला झील ये असम में है। और भी झीलें हैं, जैसे कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड और अष्टमुदी झील है वो केरला में है। या फिर जो भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है चिल्का, उड़ीसा में है। या वुलर झील हो गई भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, उसको, या फिर सादे पानी की झील, उसको वुलर झील है वो। डल झील है वो भी कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में वुलर झील भी है। तो ये और भी झीलें हैं, उनको भी हम लोग डिवाइस करेंगे आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में भी वो हमको देखने को मिलेगी, तो उनको हम जानेंगे। और झीलों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जो वीडियो है वो मैंने पिछले जितने वीडियो अभी तक पढ़े उनमें से एक वीडियो झीलों का भी है, तो उसको आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक। उसके बाद अब इसमें हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही। ठीक है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। अब इसमें जो है सूची 1 और सूची 2 दी गई है, राज्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो है ये कौन सी जो है उस राज्य में सर्वोच्च सबसे ऊपर जो है चोटी है, वहाँ पे जो पर्वतमाला है उसकी सर्वोच्च चोटी जो है कौन से राज्य में ये व्यवस्था अवस्थित है। ठीक है। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है ये दो दो बेटा चोटी ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी की नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर, और वो चोटी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है दो दो बेटा। तो ये तमिलनाडु और केरल में पड़ती है कंबाइंड में। राजस्थान जो है ये गुरु शिखर चोटी है, ये किसकी है? अरावली की गुरु शिखर चोटी है। अरावली पर्वतमाला जो है ये राजस्थान में है। दो दो बेटा ये हो गई नीलगिरी की। इसके बाद धूपगढ़ जो ये है सतपुड़ा की, तो मध्य प्रदेश की यहाँ पे धूपगढ़ हो गई है सतपुड़ा की। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। उसके बाद नागालैंड में सरावती चोटी है, ये यहाँ पे जो है नागा की पहाड़ियाँ हैं उसकी चोटी है ये सरावती। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, चौथा तीसरा दूसरा। ए का चौथा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, इसमें भी ये सी का दूसरा लगा लीजिए, सी का दूसरा और डी का पहला। ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्य हैं जिनसे होकर की कर्क रेखा गुजरती है। तो पश्चिम से पूरब की तरह अगर हम लगाएंगे, वेस्ट टू ईस्ट लगाएंगे, तो जो 8 राज्य मैं बता दे रहा हूँ, पहला है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश एमपी, फिर है तीसरा यहाँ पर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद चौथा है झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद छठवां है त्रिपुरा,
यहाँ पे गुजरात जो है वो छूट रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए गुजरात होगा, ठीक है ना। तो गुजरात, गुजरात के बाद फिर राजस्थान दूसरे नंबर पे, तो उसके बाद ये आठवां जो हो जाएगा वो त्रिपुरा के बाद मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। तो अगर इसके सीक्वेंस को जो हम हटा देते हैं, एक मिनट, हाँ, तो इस तरीके से ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये इस पे इन 8 राज्यों में जो है कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से होकर। अब इसमें गुजरात से गुजरती है, हाँ, राजस्थान से गुजरती है, हाँ, झारखंड से गुजरती है, हाँ, तो किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसमें 1, 3, 4 आंसर हो जाएगा। तो 1, 3, 4 यानी सी वाला ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, उड़ीसा से होकर नहीं जाती है, ठीक। फिर है भारतीय मानक समय रेखा, यानी कहने का मतलब है 82.5 डिग्री की जो लाइन है, 82.5 डिग्री की, 82.5, ये देशांतर रेखा है और ये भारत का जो है समय रेखा, मानक समय रेखा कही जाती है। यानी जो लंदन में ग्रीनविच मीन टाइम है, तो वहाँ पे 00 से स्टार्ट होगी, तो उसके बाद जो है प्लस 5.5 घंटे अगर हम कर देते हैं तो वो हमको जो मिल जाती है 82.5 डिग्री, यानी कि जो इंडिया का टाइम है वो मिल जाता है। तो GMT प्लस 5.5 लिखा जाता है, आप लोग जानते ही हैं कि अगर लंदन में कोई समय हो रहा हो उसमें अगर 5.5 घंटे जोड़ दिया जाए तो वो भारत का समय बन जाता है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो मध्याह्न रेखा है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अब ये पूछा गया इसमें कौन से राज्य जिनसे होकर नहीं गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र से होकर कैसे गुजर सकती है, महाराष्ट्र से होकर तो अपोजिट में है, तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती, तो यही आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये जो होगा इसमें छत्तीसगढ़ हो गया, तो इसमें गलत जो हो गया वो सी हो गया। तो ये 82.5 डिग्री जो है वो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। उसके साथ उड़ीसा से होकर गुजरती है और उड़ीसा के बाद जो है तमिलनाडु से होकर गुजरती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह क्षेत्र का हिस्सा है। अक्साई चिन्ह जो है जो ऊपर में जम्मू कश्मीर में ऊपर जो हिस्सा है वो अक्साई चिन्ह चाइना से रिलेटेड जो हिस्सा है, और एक तरह से अक्साई चिन्ह पर जो है चाइना जो है ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है। तो वहाँ पर जो वो भारत का हिस्सा है और उस पर जो है चाइना ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो अक्साई चिन्ह का जो है वो क्षेत्र जो है वो किस हिस्से में आता है, किस पर्वतमाला की श्रेणी में आता है। तो ये जो है कराकोरम इधर दे रखा है, शिवालिक दे रखा है और कश्मीर घाटी, ये तीनों जो हैं ये कश्मीर में हैं। लेकिन अब चूँकि दो टेरिटरी बना दी गई है जम्मू कश्मीर राज्य को, तो एक जम्मू कश्मीर राज्य है, दूसरा है लद्दाख। तो लद्दाख पठार जो है ये इसका हिस्सा है अक्साई चिन्ह। फिर है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का जंक्शन पर स्थित है। तो बताया था ही मैंने कि नीलगिरी पर्वतमाला जो है वो केरल भी आती, केरल और कर्नाटक से होती है, केरल, केरल के बाद में फिर तमिलनाडु। तो ये तीनों से स्टेट से ये बिलोंग करती है। एक तरह से ये पश्चिमी घाट आया और इधर से ये पूर्वी घाट है। तो इसके बीच में जो ये जहाँ पे ये मिलन बिंदु है वो मिलन बिंदु जो है वो नीलगिरी पर्वतमाला पे है, नीलगिरी, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी भी नीलगिरी पर्वतमाला में है। तो इसमें आंसर हो जाएगा अन्नामलाई जो है ये पर्वत श्रृंखला जो है तमिलनाडु में और केरल के भी को मिलाती है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है अन्नामलाई। तो ये फिलहाल इसका आंसर नहीं है। पलानी हिल्स जो हैं ये भी तमिलनाडु में हैं, सेवराय भी हैं तमिलनाडु में, और नीलगिरी ये इसका आंसर हो जाएगा जो मैंने बताया अभी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जहाँ पे मिलते हैं वहाँ नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दो बेटा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, ये सभी पर्वतमालाएं हैं, पर्वतमाला। तो इन पर्वतमालाओं में बालाघाट रेंज भी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र रेंज भी, हरिश्चंद्र की जो पर्वत श्रेणी है वो भी है, सतमाला भी महाराष्ट्र में है, मांडव हिल्स,
ये नहीं है, ये गुजरात में है। फिर है अनंतनाग किस नदी के किनारे बसा है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी और सिंधु नदी। तो अनंतनाग जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको याद रखिएगा। और झेलम नदी जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच जो है वो सीमा भी बनाती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है, इंडिया पाक इसके बीच में सीमा बनाती है झेलम नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमरकंटक, अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये है मैकाले पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 2 नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं और ये छत्तीसगढ़ के पास पड़ता है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ उड़ीसा के पास की जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पे है। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक है जो उत्तर में जाती है और दूसरी है जो पश्चिम में जाती है। तो एक है नर्मदा और दूसरी है ये नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम में जाती है और डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वालामुख बनाती है। उसके बाद दूसरी जो नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी भी जो है ये सहायक नदी है गंगा की। तो ये क्वेश्चन आईएएस में एक बार पूछा गया था कि वो कौन सी जगह है और कौन सी पर्वत श्रेणी है जहाँ से जो है 2 नदियाँ निकलती हैं, एक उत्तर को जाती है और एक पश्चिम को जाती है। ठीक है, तो इसमें नर्मदा नदी और सोन नदी है। तो सतपुड़ा ये आंसर नहीं है, विंध्याचल नहीं होगा और महादेव भी नहीं होगा। हाँ, अगर इसमें एक चीज़ और है कि अगर पश्चिम से पूरब को लगाने के लिए बोल दिया जाए तो पहले सबसे पहले आती है यहाँ पर। अभी ये पहले तो ये जान लीजिए कि 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरने वाली एक नदी है नर्मदा। ऊपर जो है विंध्याचल है और नीचे जो है सतपुड़ा है। फिर अब यहाँ पर सतपुड़ा हो गई, सतपुड़ा के बाद में ये जो है यहाँ विंध्याचल हो गई ऊपर में। इससे आगे जाके महादेव है, महादेव के बाद में मैकाले है, मैकाले के बाद यहाँ पे राजमहल है या छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, नेक्स्ट है भारत की हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हिमालय की, कंचनजंगा, जो है कहाँ पर, सिक्किम में। तो कंचनजंगा की हाइट कितनी है, जो 8598 मीटर की हाइट जो है वो कंचनजंगा की है। देखिए हिमालय की पूछ रहा है, अगर केवल हिमालय हटा दिया जाए और अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो काराकोरम की है, K2, काराकोरम पर्वत श्रेणी की K2 जो है ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसकी जो हाइट है वो है 8611 किलोमीटर की हाइट है। लेकिन अगर मान लीजिए हिमालय की पूछ रहा है तो कंचनजंगा है जो सिक्किम में है 8598 किलोमीटर की, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर लग गया, माफ़ कीजिएगा, 8511 मीटर, 8611 मीटर की। ठीक है, तो उसके बाद में उस तीसरी नंबर पे आती है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है, तीसरे नंबर पे है ये। ठीक है, तो अगर हिमालय की पूछ जाए तो हिमालय की पहले नंबर पे काराकोरम है, फिर नंगा पर्वत है, तो नंगा पर्वत सेकंड नंबर पे है। फिर उसके बाद में नंदा देवी आए, ये उत्तराखंड में है, नंदा देवी, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। धौलागिरी जो है और अन्नपूर्णा ये दोनों जो हैं ये नेपाल का हिस्सा हैं, नेपाल हिमालय का, और धौलागिरी जो है वो नेपाल में है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन बनता है कि धौलागिरी है और धौलाधार है, तो धौलाधार जो है वो भारत में है, धौलागिरी जो है वो नेपाल में है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। तो सैडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, नॉर्दर्न अंडमान जो है। तो पहला आता है उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान और उसके बाद में है सबसे नीचे में लिटिल अंडमान। तो इन चारों में जो सैडल पीक है वो उत्तरी अंडमान में है और जो मध्य अंडमान है तो वहाँ पर जो है आती है बात की मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान में इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो पोर्ट ब्लेयर।
तो दक्षिणी अंडमान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दार्जिलिंग हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? देखिए दार्जिलिंग हिल स्टेशन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे समीप है? तो इंडोनेशिया के सबसे समीप है, यानी कि जो निकोबार का जो सबसे नीचे होगा जो द्वीप होगा वो सबसे समीप होगा इंडोनेशिया के। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार दे रखा है, कार निकोबार दे रखा है, लिटिल निकोबार दे रखा है, लिटिल अंडमान दे रखा है। तो इसमें जो है ग्रेट निकोबार जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ए वाला। फिर है, कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा बनाती है नदी वो है घाघरा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, भारत में कौन सा राज्य मरुस्थल से प्रभावित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो मरुस्थल है जम्मू कश्मीर में मरुस्थल है वो एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, वहाँ पर ठंडा मरुस्थल स्थित है, तो ये तो आ गया मरुस्थल में। गुजरात, ये थार मरुस्थल का कुछ पार्ट जो है वो गुजरात में भी है, ये भी हो गया। हरियाणा में भी ये जो है पार्ट जो है, हरियाणा और पंजाब में बात करें तो पंजाब में बेसिकली जो है ये मरुस्थल जो है वो नहीं है, हरियाणा में ये है। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए एक तरफ जो है राजधानियाँ दे रखी हैं, राज्य दे रखे हैं, उसकी राजधानी दे रखी है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ये सही है। त्रिपुरा की अगरतला है, ये भी सही है। मणिपुर की आइजोल दे रखी है, मणिपुर की राजधानी आइजोल नहीं है, आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम की। और मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है, इम्फाल। और नागालैंड की कोहिमा, ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, इन दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दे रखे हैं राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ दे रखे हैं राज्य। तो बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, नाकरेक जो है ये मेघालय में है, इंद्रावती नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क ये गैंडों के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश में है, गैंडों और हाथी के लिए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ए का तीसरा चौथा पहला दूसरा। तो तीसरा चौथा पहला दूसरा ये है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, ये वाला आंसर ही सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर जो है 4 जो है दिवस दे रखे हैं और दूसरी तरफ किस डेट को, किस तिथि को वो दिवस आते हैं। तो जैसे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है, तो विश्व पर्यावरण दिवस को मत मानिएगा, इसको यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कही गई है, पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। तो पर्यावरण दिवस तो 5 जून को पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है ये 26 नवंबर को पड़ता है। जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को पड़ता है, 22 मई को। और ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को पड़ता है, और विश्व मृदा दिवस जो है ये 5 दिसंबर को पड़ता है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए का चौथा, फिर बी का तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी सी वाला ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में ऐसे जैसे मान लीजिए काटी जाती है, और इसको जो है मई जून में बोया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है ये खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसल में चावल आता है, सोयाबीन आती है, सूरजमुखी आता है, कपास भी आता है, मूंगफली भी आता है, जौ हुआ, चना हुआ, गेहूँ हुआ, मटर हुआ, गन्ना हुआ, ये सभी जो है ये रबी की फसल हैं। रबी की फसल को जो है ये सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, वो खरीफ हो गई, और उसी समय जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, उसके बाद जो है अप्रैल मई में काटी जाती हैं। ये हो गई जो रबी की फसल है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रहस्यमयी झील
कहा जाता है। देखिए रहस्यमयी झील जो है ये कहा जाता है रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील ये पड़ती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में चमोली ज़िले में, चमोली ज़िले में पड़ती है। टोडी ताल और जोर पखरी और रेड हिल्स ये नहीं है, आंसर इसका रूपकुंड है। अब रूपकुंड में क्या है बेसिकली कि मनुष्य के कंकाल पाए गए हैं, तो मनुष्य के कंकाल पाए जाते हैं वहाँ पे, इसलिए इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। अब आते हैं कि जोर पखरी झील ये दार्जिलिंग में है और ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल आप लिखिए, वेस्ट बंगाल में। रेड हिल्स, रेड हिल्स झील जो है ये साउथ में पड़ती है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर ज़िला है वहाँ पर पड़ती है। और डोडी ताल ये भी उत्तराखंड में पड़ती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये पड़ती है डोडी ताल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चोरबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से संबंधित, केदारनाथ से अपोजिट में, यानी कह सकते हैं कि ये जो है ये ग्लेशियर है वो पड़ता है। तो यहाँ पे रखा है केदारनाथ मंदिर के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में, तो ये पड़ता है, चूँकि अपोजिट में है तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा, उत्तर में पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे जो है एक बात आती है कि यहाँ पर रुद्रप्रयाग जो है वो जगह है जहाँ पर ये पड़ता है चोराबाड़ी ग्लेशियर। रुद्रप्रयाग जब हम लोग इसमें प्रयाग हैं और कई प्रयाग होते हैं तो उसमें जो है नदियाँ आकर मिलती हैं तो उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। तो ऐसा पूछा जाता है कि जैसे अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ आकर मिलती हैं, तो मिलती हैं देवप्रयाग में। उसी तरह रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं। तो मंदाकिनी नदी के किनारे ही है केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा जो है वो लेह में होती है, पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ ये जगह है, तो यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। उसके बाद अगर कई बात कही जाती है कम वर्षा होती है तो उसके बाद जैसलमेर में होती है, फिर बीकानेर में, फिर जोधपुर में। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब इसमें दर्रे दे रखे हैं और दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। तो लिपुलेख दर्रा, तो मनाला, थागला, लिपुलेख ये सभी जो हैं वो ये पड़ते हैं उत्तराखंड में। बोमडिला दर्रा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला और नाथुला दर्रा ये दोनों जो हैं ये सिक्किम में पड़ते हैं। रोहतांग दर्रा ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा, डी का दूसरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो औसत वार्षिक वर्षा जो है सबसे अधिक किस राज्य में होती है। क्योंकि औसत पूछ रहा है तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो मानसून आके कहाँ टकराता है, सबसे पहले मानसून आकर टकराता है 1 जून को, वो है केरल। और केरल में जो है ये सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो औसत वार्षिक वर्षा है वो केरल में सर्वाधिक होती है। अब इसमें एक चीज़ और है कि चूँकि जब वर्षा की जो मात्रा है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है, तो इसलिए 350 सेंटीमीटर 350 जो है कि सेंटीमीटर से ज़्यादा तक की जो वर्षा है उसमें क्या है कि जो कह सकते हैं कि रबड़ है, रबड़ की का उद्योग जो है वो रबड़ की खेती होती है, वहाँ पर ज़्यादा होती है। दूसरा जो है इसी में जो है चाय है, चाय की खेती होती है, और कॉफ़ी चाय नहीं लिखेंगे बल्कि चाय तो चिकमंगलूर में कर्नाटक में जो है सबसे पहले बोई गई थी, लेकिन कॉफ़ी जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो केरल हो गया मैं रबड़ के लिए, कॉफ़ी के लिए ये जाना जाता है। कर्नाटक का भी कुछ पोर्शन है जो कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। और केरल में ही जो है
रबड़ के उत्पादन के लिए भी ये जाना जाता है। तो इसमें जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है वर्षा जब जहाँ पे पाई जाती है, जिसके लिए ज़रूरी होती है, तो उसके लिए जो है ये केरल जो है ये राज्य जो है उसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। और उसके बाद आते हैं कि भारत में उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है। तो उत्तरी मैदान जो है इसमें शीत ऋतु के कारण जो वर्षा होती है, इसको हम डिटेल में अभी आपको जो है जब जलवायु को जो है पढ़ाएंगे, तो जलवायु जो है भारत की जलवायु किस तरह से प्रभावित है, तो मानसूनी पवनों से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और ये जो जलवायु है वो उसमें जो है क्या क्या बेसिकली इसमें जो है विशेषताएं हैं, और इस विशेषताएं जो है वो क्यों हैं। तो फिलहाल यहाँ जान लीजिए कि उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ कहने का मतलब है कि यहाँ पे बोलेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ कहने का मतलब है जैसे भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर जो है मेडिटेरियन सी, वहाँ से जो है हवाएं चलती हैं, जेट हवाएं चलती हैं, वो हवाएं जो हैं यहाँ आकर के उत्तरी मैदानों में आती हैं भारत के, और जिनके कारण जो है इसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, जिनके कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है उत्तरी मैदानों में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो सिक्किम वो राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो अगर एक तरफ भूटान है, ऊपरी तरफ जो है वो चाइना है, और जो दाहिनी तरफ है वो भूटान हो गया, बाईं तरफ कह सकते हैं कि वो नेपाल है। तो एक तरह से इस तरीके से ऐसे बना हुआ है ये सिक्किम, और इस तरफ भूटान है, भूटान, और इस तरफ नेपाल है, नेपाल, और इस तरफ जो है ऊपर चीन है, यहाँ पे चीन है, चाइना है ऊपर इसके, यहाँ ये पूरा चाइना का एरिया है यहाँ तक, है ना। अब यहाँ पे जो है इतना पोर्शन आप मान लीजिए, ऊपर वाला एरिया ये सिक्किम का है, नीचे वाला एरिया जो है ये वेस्ट बंगाल का है। तो कभी भी अगर पूछा जाए तो याद रखेगा वेस्ट बंगाल की सीमा नेपाल और भूटान दोनों से लगती है। तो वेस्ट बंगाल की सीमा जो है बांग्लादेश के अलावा जो है नेपाल और भूटान से भी लगती है, ठीक है। और साथ में जो है नीचे त्रिपुरा है, उससे भी लगती है। तो ये 4 हैं। अच्छा, अब फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है। ये क्वेश्चन भी पीसीएस में आ चुका है, यूपी पीसीएस में, और अब तो निश्चित है ये आम क्वेश्चन हो गया है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में ये झील है, कहाँ पर है, पीलीभीत, याद रखिएगा। हो सकता है जगह का नाम पूछ लिया जाए, तो पीलीभीत में ये फुलर झील है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नारंगी रंग का है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं। तो नारंगी रंग का ग्रह और सफ़ेद धारियां, ये है बृहस्पति। इसको ये ग्रह है, याद रखिएगा, ये जुपिटर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, चंद्रमा को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने के लिए कितने दिन लगते हैं। तो ये आप लोग को ही पता है कि 27.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं, 27.3 दिन लगते हैं। ग्रेविटी की भी बात कर लेते हैं। अगर पूछा जाता है कि ग्रेविटी, मान लीजिए पृथ्वी की ग्रेविटी जी है, तो चंद्रमा की ग्रेविटी जो है G/6 होती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड भी साझा करता है, बिहार भी साझा करता है, और पश्चिम बंगाल भी यहाँ पे बात करी गई है। तो और यहाँ पे झारखंड की बात कही गई है। तो पश्चिम बंगाल ये साझा करता है नेपाल के साथ सीमा, और झारखंड जो है ये नहीं करता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पश्चिम बंगाल को याद रखिएगा कि ये सीमा जो है साझा करता है नेपाल के साथ। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार तो करते ही हैं। फिर है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। ये नदी जो है झेलम नदी जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उनको लेकर के। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो और भी जो है क्वेश्चंस जो है वही इंडियन ज्योग्राफी के ही हम इसको डालेंगे, और जो कि या फिर हम लोग जो है करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और साथ साथ जो कि आने की जिनकी एग्ज़ाम्स में संभावना है। थैंक यू।